गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में आप सबका स्वागत है। और मैं हूं निरंकार वर्मा, आप लोगों का मार्गदर्शक ज्योग्राफी विषय में। इससे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड की मैपिंग कर रखी है और आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैपिंग सेक्शन किया है, अच्छे से उसको तैयार किया है। मुझे काफ़ी सराहा है, मुझे काफ़ी प्यार मिला है। हमने कल ही बोला था कि कमिटमेंट तो हमने यही किया था कि मैपिंग सेक्शन कराएंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार मोहब्बत देख करके फिर ये हुआ कि नहीं, आगे भी हमें जारी रखना है और आप लोगों की संपूर्ण तैयारी करवा दी। तो उसी क्रम में आज से हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुझे यहाँ से मेरा स्थानांतरण हुआ है प्रयागराज से लखनऊ के लिए। तो उसी संदर्भ में काफ़ी टेंस हूँ, बहुत भावुक हूँ। सुबह काफ़ी बच्चे मिलने भी आए तो उसमें मैं थोड़ा भावुक भी हुआ, उसको लेकर के थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि कमिटमेंट कल हो चुका था इसलिए मैं आया। तो देखिए ध्यान से, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के लिए दो तीन बात निर्देश जो हैं वो आपको हम देना चाहें। नंबर वन ये है कि ज्योग्राफी का जो पेपर, अगर हम जीएस में सेक्शन में देखें तो पेपर जो 1 है उस पेपर 1 में ज्योग्राफी रखा है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है। और इसी के साथ साथ पेपर 3 में आपका इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 2 टॉपिक वहाँ पर रखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप एस्से लिखने जाएंगे, निबंध लिखते हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, तो आपको ज्योग्राफी से निश्चित तौर पर 1 या 2 निबंध मिलना ही मिलना है। और साथ ही साथ अगर हम पीटी के एग्ज़ाम में देखें तो ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा रेंज होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम ज्योग्राफी को किस तरह से पढ़ें कि हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाए, यानी हम मेंस में भी फर्स्ट पेपर में लिख जाएं और जो 3rd पेपर का पार्ट है उसको भी अच्छे से कर लें। 2nd पेपर में आईआर में जब आप पढ़ने जाएंगे तो जो हमने मैपिंग सेक्शन कराया है उसका बहुत बड़ा रोल होगा, आप देखिएगा पढ़िएगा। तो हमें किस तरह से पढ़ना है जिससे कोई भी समस्या ना आए और हम पीटी मेंस हर जगह पर कंफर्टेबल रहें, चाहे वो निबंध भी लिखने जाएं। तो ध्यान दीजिए कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी क्या है? अगर ज्योग्राफी का एक पार्ट हम निकालें और हम कहें फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल केवल पढ़ लेने से हम ये नहीं कहते हैं कि सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन भौतिक भूगोल का लिंकेजेस जो है वो बहुत सारे सेगमेंट में आपको सीधे सीधे दिखाई देगा। विशेष करके 2 टॉपिक ऐसी हैं, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। ये 2 सेक्शन ऐसे हैं कि इनको बिना पढ़े आप ज्योग्राफी का ABCD भी सीख नहीं पाएंगे। चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन पढ़ने जाएं आप, चाहे आप सॉइल पढ़ने जाएंगे, ओशिनोग्राफी पढ़ने जाएं, इन्वायरमेंट पढ़ने जाएं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने जाएंगे, हर जगह पर आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का ही रोल दिखाई देगा। तो अब तक हम लोगों ने जो किया है वो किया है मैपिंग सेक्शन। आप दुनिया के सारे लोकेशन लगभग जान चुके हैं। उन लोकेशन का क्या यूज होगा, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो रॉकी माउंटेन हमने मैपिंग में कराया। रॉकी माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ, ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। अगर हमने कहा कि कैलिफोर्निया में शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल में शुष्कता पाई जाती है, तो ये पार्ट हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी का। तो लोकेशन आपके दिमाग में होने चाहिए, मैपिंग पे बेहतरीन ढंग से पकड़ होनी चाहिए और उस पर कॉन्सेप्ट को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आज हम क्लाइमेटोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, हम शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ अच्छे से लखनऊ में थोड़ा सा स्थिर होकर के क्लास को करेंगे। काफ़ी संख्या आज हम देखने को मिल रही है और ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे ये संख्या रहती है, काफ़ी लोग लाइव देख रहे हैं, तो फिर पढ़ाने का मज़ा 4 गुना बढ़ जाता है। इस बात को आप लोग समझिए।
तो क्लाइमेटोलॉजी में देखिए ध्यान से, जलवायु विज्ञान। अब इस जलवायु विज्ञान का सीधा सीधा अगर संबंध हम देखें बहुत सारे टॉपिक से है। जैसे अभी आप समझिए, जलवायु में मोटे तौर पर हम क्या पढ़ते हैं? मोटे तौर पर हम ये पढ़ते हैं कि पूरे दुनिया का जो तापमान है वो हम समझ लें, पूरे दुनिया में जो प्रेशर की बेल्ट हैं उनको हम समझ लें, पूरे वर्ल्ड में जो वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम समझ लें। तो अगर इसमें हम दो चीजें निकालें, वर्षा को और तापमान को, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों का मुख्य रूप से वनस्पति के विकास में भी रोल होता है। तो जरा आप सोचिए कि अगर आपने तापमान और वर्षा को नहीं सीखा है पूरी दुनिया की, तो क्या आप वनस्पति समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। अर्थात वनस्पति का सीधा सीधा संबंध हो जाएगा किससे? जलवायु से। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि मृदा जो होती है, अगर हम एक उसमें से कंटेंट निकालें, लेटराइजेशन, लेटराइजेशन का संबंध सीधे तौर पर तापमान और वर्षा से है। जहां अत्यधिक तापमान होगा, जहां अत्यधिक वर्षा होगी, वहां लेटराइजेशन की क्रिया होगी, और लेटराइजेशन की क्रिया के कारण ही लेटराइट मृदा का विकास होता है। यानी कि मृदा टॉपिक का भी लिंकेज किससे मिल जाता है? जलवायु से मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर कृषि, तो कृषि किस पर डिपेंड करेगी? अरे मृदा पर डिपेंड करेगी। वहां की वर्षा, तापमान, जलवायु जो दशाएं होंगी उसी के आधार पर कृषि का निर्धारण होगा। तो आप कृषि तब समझ पाएंगे जब आप जलवायु को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर जलवायु नहीं पढ़ेंगे तो आप वनस्पति नहीं समझेंगे, और वनस्पति नहीं समझेंगे तो आप बायोम नहीं समझ पाएंगे। यानी इन्वायरमेंट का टॉपिक का सीधा सीधा लिंकेज किससे हो जाता है? जलवायु से हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जलवायु एक ऐसी टॉपिक है, इससे कई सारे ताले खोले जाएंगे। तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, हमें रटना बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर बैठा लेंगे तो जलवायु कभी भूलेगा नहीं। आप दुनिया के सारे लोगों को आप देखेंगे, जो दुनिया के जितने भी आप देखेंगे मौसम वैज्ञानिक हैं, वो कुछ बहुत अलग नहीं करते, वो थोड़ा सा आपसे विशिष्ट ज्ञान रखेंगे। मोटे तौर पर आप थोड़ा बहुत भविष्यवाणी करना सीख जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको वैज्ञानिक बनाना भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपका यूपीएससी में जो प्रश्न आए, चाहे वो पीटी में आए, चाहे वो मेंस में आए, बड़े ही आसानी से आप लिख लें, कर लें। यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। क्या मैं टॉपिक को स्टार्ट कर सकता हूं? आप लोग लिख करके बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग रेडी हैं? नोटबुक बन निकाल लीजिए, कॉपी पेन सब लेकर के बैठना है आपको, और अच्छे ढंग से टॉपिक को कवर करना है। थोड़ा हम भी शेयर कर दें। चलिए, परमिशन मिल गया है और स्टार्ट करना है। तो देखिए, जलवायु विज्ञान, हमें जलवायु विज्ञान में पहले समझें कि जलवायु विज्ञान होता क्या है। थोड़ा सा इस पे हम परिभाषा पे बात करेंगे। तो जो जलवायु विज्ञान है, ये दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। एक है क्लीमाटा, और एक शब्द हो जाएगा लोगोस। इन दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में जो क्लीमेटा शब्द है, या क्लीमाटा जो शब्द है, इस क्लीमाटा शब्द का मतलब होता है बेल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या कहेंगे हम? बेल्स ऑफ लैटिट्यूड्स।
यानी अक्षांशों का समूह कह सकते हैं इसको आप, बेल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जो लोगोस है, इस लोगोस का मतलब होता है फील्ड्स ऑफ स्टडी, फील्ड्स ऑफ स्टडी। तो अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, मान लो कि ये पृथ्वी है और यहां पर हमने ये भूमध्य रेखा खींच दी, और इसी प्रकार से तमाम सारे अक्षांश हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि ये 30 डिग्री अक्षांश है, ये मान लो 45 डिग्री अक्षांश है। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45 तक, यानी ये पूरा एक क्या है, ये अक्षांशों का एक समूह है। और ऐसा अक्षांशों का समूह जहां पर जलवायविक, जहां पर जलवायविक दशाओं में समानता हो, समानता हो। जलवायु दशा क्या है? जैसे वर्षण, तापमान, वायुदाब इत्यादि। तो ये सब क्या है? ये सब जलवायु दशाएं हैं। और ऐसे अक्षांशों का समूह जहां पर जलवायु दशाएं एक समान पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं क्लीमाटा। और क्लीमाट लोगोस का मतलब फील्ड ऑफ स्टडी। तो इसकी पूरी परिभाषा क्या बनेगी? अक्षांशों का ऐसा समूह जहां पर जलवायु दशाओं में समानता पाई जाती है, उसका अध्ययन ही जलवायु विज्ञान कहलाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? थोड़ा लिखो ध्यान से, इसकी परिभाषा लिखो। जलवायु विज्ञान का अर्थ है, जलवायु विज्ञान का अर्थ है पृथ्वी के उन समरूपी प्रदेशों का अध्ययन करना, पृथ्वी के उन समरूपी प्रदेशों का अध्ययन करना जहां मौसमी तत्व, जहां मौसमी ऑब्लिक जलवायविक तत्व जैसे वर्षण, तापमान, वायुदाब, पवन तंत्र आदि में समानता हो, समानता हो, आदि में समानता हो। तो ये है जलवायु की परिभाषा। अब ध्यान दीजिएगा कि इस जलवायु में हमें कुछ शब्दावलियों से आपको परिचित करवाना बहुत जरूरी है। जब तक आप शब्दावली नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, क्लाइमेटोलॉजी, और इस क्लाइमेटोलॉजी में पहले हम 3 शब्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो शब्द होगा वो होगा वायुमंडल, वायुमंडल, एटमॉस्फियर। ओके। दूसरा शब्द होगा मौसम, वेदर, वेदर। और तीसरा शब्द होगा जलवायु, क्लाइमेट। इन 3 शब्दों से आपको परिचित होना है। एकदम बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं, तो एकदम 3 शब्दों से शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा दिख रहा है, 118, 19 लाइव दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। आप लोग फोकस करिए, समझिए ध्यान से। तो क्लाइमेटोलॉजी में हमने कहा 3 शब्दों को हमें समझना है। एक है वायुमंडल, एक है मौसम, और एक है जलवायु।
इन तीनों शब्दों का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वायुमंडल को देखेंगे। सिंपल सी परिभाषा एक लाइन में पहले लिखेंगे और इसके बाद हम इलाबरेट करेंगे, पूरा वायुमंडल टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा अभी हम एक एक लाइन इसमें परिभाषित करके लिखवा दे रहे हैं। एक एक लाइन जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखिए। तो वायुमंडल का मतलब ये होता है गैसों का समांगी मिश्रण, गैसों का समांगी मिश्रण, मिश्रण ऑफ या मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का समांगी मिश्रण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आबद्ध है, चारों ओर से क्या है, उसको घेरे हुए रखा। यानी वायुमंडल का मतलब क्या होता है, गैसों का समांगी मिश्रण। तो गैस क्या है, अगर हम कहें कि गैसों का समांगी मिश्रण है तो हम जैसे मान लीजिए इसमें एक शब्द है वायु, तो पहले तो ये समझ लें कि वायु क्या होती है। तो वायु का मतलब होता है, जैसे एयर की बात अगर हम करें कि एयर क्या है, तो एयर में विभिन्न क्या होती हैं, विभिन्न गैस होती हैं। तो गैसों के मिश्रण से बनता है वायु। और वही हम कह रहे हैं वायु का एक ऐसा आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। क्यों घेरे हुए है, क्योंकि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल उन गैसों को अपनी ओर क्या किए हुए है, अट्रैक्ट किए हुए है, उसको पकड़े हुए है। तो इस कारण से हमने कहा कि वायु का मंडल यानी गैसों का समांगी मिश्रण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी के चारों ओर आबद्ध है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये बात समझ में आई। अब इसमें अगर हम एक शब्द और लिख दें कि देखो ध्यान से, अभी समझना, अभी इसमें बहुत कुछ बताएंगे आपको, थोड़ा शॉर्ट में इसको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे वायुमंडल। अगर हम कहें कि तापमान यानी टेम्परेचर आर्द्रता, आर्द्रता, इन दोनों का संबंध वायुमंडल से होता है। मतलब तापमान हो चाहे ह्यूमिडिटी हो, यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो रिलेशन है वो वायुमंडल के साथ है। कैसे, अगर मैं कहता हूं कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा वायुमंडल आज गर्म है। अगर हम कह रहे हैं कि आज बहुत ठंड लग रही है, इसका मतलब है कि हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर आज क्या है, ठंडा हो गया है, उसमें हीट नहीं है या कम है। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि आज बहुत वर्षा हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आज हमारा एटमॉस्फेयर ह्यूमिड हो गया है, आर्द्रता उसमें बढ़ गई है। तो तापमान और आर्द्रता का संबंध किससे है, हम कहेंगे वायुमंडल से है। तो एक मोटे तौर पर आपको वायुमंडल की परिभाषा समझ में आई। हमने क्या कहा, गैसों की समांगी मिश्रण से निर्मित ऐसी लेयर, ऐसी परत जो पृथ्वी को चारों ओर से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आबद्ध किए हुए है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। तापमान और आर्द्रता का संबंध वायुमंडल से है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, लिख करके बताओ। ओके, क्लियर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ो। अब इसमें एक शब्द आता है मौसम। अब इस मौसम का क्या मतलब है, मौसम हम कह सकते हैं किसी विशिष्ट क्षेत्र में
किसी विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित समयावधि के लिए, निश्चित समयावधि के लिए, हम अभी मौसम और सबको बहुत डिटेल में जाएंगे, अभी केवल इन शब्दों का मतलब समझा रहे हैं आपको। किसी विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित समयावधि के लिए वायुमंडल में परिवर्तन, वायुमंडल में परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। कैसे, समझिए ध्यान से। जैसे मान लो आपने इलाहाबाद ले लिया, प्रयागराज को ले लिया, तो प्रयागराज जैसे ही आप बोलते हैं वैसे ही स्पेसिफिक एक क्षेत्र हो जाता है, रीजन हो जाता है, एक विशिष्ट क्षेत्र हो गया इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में हो सकता है कि सोमवार को बारिश हो जाए, तो निश्चित हो गया किस दिन, सोमवार को। मंगलवार को हो सकता है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़े, बारिश ना हो। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन ले लेते हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र ले लेते हैं और उसमें निश्चित समयावधि के लिए जो वायुमंडल में परिवर्तन होता है उसी को हम वेदर कहते हैं। मतलब वायुमंडल परिवर्तन किस बात का, तापमान में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन। जैसे मान लो हमने कहा इलाहाबाद है, अब इलाहाबाद में आज अगर बारिश हुई तो इसका मतलब आज वायुमंडल कैसा हो गया, आर्द्र हो गया। मतलब परिवर्तन किस में हो रहा है, वायुमंडल में हो रहा है। हम कहें आज इलाहाबाद में बहुत गर्मी है, इसका मतलब परिवर्तन किस में हो रहा है, वायुमंडल में ही हो रहा है। तापमान बहुत अधिक हो गया, तो यहां पर हम क्या करें, वायुमंडल में परिवर्तन। हम कह रहे हैं इलाहाबाद में आज बहुत ठंड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आज तापमान वायुमंडल का क्या हो गया है, कम हो गया है। तो वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित समयावधि के लिए वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। अभी इस पे बहुत सारी बातें हम करेंगे, डिटेल में लिखवाएंगे भी इसको। अभी केवल एक एक शब्द का थोड़ा सा मतलब आपको समझाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि जलवायु क्या है, क्लाइमेट क्या है, तो क्लाइमेट का मतलब होता है जो मौसम है, मौसम का जो दीर्घकालिक इफेक्ट होता है। 30 से 32 साल की जो मौसमी गतिविधियां होती हैं, उन मौसमी गतिविधियों का अध्ययन या उसका मध्यमान जो होता है उसी को हम कहते हैं जलवायु। यानी कि ये क्या है, तो हम कहेंगे मौसम के दीर्घकालिक प्रभाव को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। इसमें क्या होता है, लगभग 30 से 32 साल तक वर्षों की मौसमी दशाओं का अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। जैसे मान लो हम कहें कि भारत में मानसूनी जलवायु है, तो अब इसमें भारत आ गया, यानी एक बड़ा क्षेत्र हमने ले लिया और भारत में क्या किया गया, 30 से 32 साल तक का जो एवरेज टेम्परेचर उसको निकाला गया, एक रेंज निकाली गई, हाईएस्ट टेम्परेचर की और लोएस्ट टेम्परेचर की एक रेंज निकाल ली गई। इसी प्रकार से 30 से 32 साल तक का जो वर्षा का रेंज है, हाईएस्ट वर्षा और जो मिनिमम वर्षा है उसका जो एक जो माध्य आएगा ना, उसको निकाल लिया गया। वनस्पतियों का सहारा लिया गया कि कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है। इन सब के आधार पर कहा गया कि भारत में मानसूनी जलवायु है। तो ये वर्षा का आप निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं, चाहे आप तापमान का निकाल रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब मौसमी दशाएं ही तो हैं। यानी कि मौसमी दशाओं का जब 30 से 32 साल का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो बात समझ में आई, तीनों शब्दों का मतलब समझ में आया। देखिए, वायुमंडल का संबंध मौसम से है और मौसम का संबंध जलवायु से है। यानी इन तीनों शब्दों का क्या है, आपस में कहीं ना कहीं से क्या है, रिलेशन है। ठीक है।
यानी कि वायुमंडल क्या है? गैसों का समांगी मिश्रण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चारों ओर से आबद्ध है। तापमान और आर्द्रता का संबंध वायुमंडल से है। वही मौसम, हमने कहा किसी विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित समयावधि के लिए वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। और मौसम के दीर्घकालिक प्रभाव को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। इन तीन शब्दों का मतलब अगर आपको समझ में आया हो तो आप बताइए, तो हम आगे बढ़ें। बिल्कुल दीपक, वेरी गुड। अभी डिटेल करेंगे, बस धैर्य से पढ़ते जाओ। बहुत मजा आ रहा है आज तो। बहुत काफी लोग हैं, बताए होते यार हम लोग कॉन्सेप्ट पहले ही शुरू कर लेते जब इतना जोश से पढ़ना था। चलो अब आते हैं हम वायुमंडल शब्द को शुरू करेंगे। इसी की परिभाषा हम स्टार्ट करेंगे। वायुमंडल का पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे, फिर मौसम जलवायु में अंतर करेंगे, सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। चलो आ जाओ। सबसे पहले हम देखेंगे वायु मंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? सबसे पहले हमें वायुमंडल की परिभाषा पे बात करनी है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। फिर इसकी वायुमंडल की उत्पत्ति, ओरिजिन, फिर इसका संगठन, कंपोजिशन, फिर इसकी संरचना, स्ट्रक्चर। इतनी बातों पर हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, बनाओ इसको, बनाओ इसको जल्दी से। बन गया? चलो परिभाषा लिखो। आपको परिभाषा लिखना है, पहले आप परिभाषा लिखो। विभिन्न गैसों का ऐसा आवरण, विभिन्न गैसों का ऐसा आवरण, ऐसा आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, तेजी से लिखो, गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के चारों ओर आबद्ध है। अभी समझाएंगे भी, आप इसको लिखते जाओ। आबद्ध है। गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। नियत अनुपात नियम, नियत अनुपात नियम, ऐसे लिखो, नियत अनुपात नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट या कांस्टेंसी, नियत अनुपात नियम के अनुसार सभी प्रमुख गैसों, सभी प्रमुख गैसों की आनुपातिक मात्रा, की आनुपातिक मात्रा वायुमंडल के विभिन्न, वायुमंडल के विभिन्न अक्षांशों पर नियत होती है। अक्षांशों पर नियत होती है, समझा रहे हैं अभी? एवं विभिन्न अक्षांशों पर नियत होती है, साथ ही
वायुमंडल के विभिन्न परतों में, वायुमंडल के विभिन्न परतों में या संस्तरों में भी यह नियत होती है, भी यह नियत होती है। लेकिन यह नियम केवल 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही लागू होता है, केवल 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक लागू होता है। अतः इस ऊंचाई तक के संस्तर को सममंडल कहते हैं, सममंडल कहते हैं। साथ ही यह नियम शुष्क वायु पर लागू होता है, शुष्क वायु पर लागू होता है, शुष्क वायु पर लागू होता है, शुष्क वायु पर लागू होता है। देखिए, अब हमने कहा कि गैसों का आवरण है जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी के चारों ओर आवृत है। ठीक है, हमने कहा नियत अनुपात नियम के अकॉर्डिंग गैसों का समांगी मिश्रण पाया जाता है। मतलब अगर हम एक चित्र बना लें, अगर हम कहें कि ये विषुवत रेखा है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और ये विषुवत रेखा है। अगर हम कहें आपसे कि नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन विषुवत रेखा पर भी 78% ही होगी, और ध्रुवों पर जाएंगे तो भी ये क्या होगी, 78% होगी, उसमें अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन कब अंतर? तब नहीं मिलेगा जब हम कहें आपसे कि शुष्क वायु हो। शुष्क वायु का मतलब क्या होता है? शुष्क वायु का मतलब होता है वायुमंडल माइनस वाटर वेपर, यानी जलवाष्प को निकाल दो तो क्या बनेगा? शुष्क वायु। तो अगर जलवाष्प नहीं है वायुमंडल में, तो आप देखेंगे गैसों की जो मात्रा है, जो उनका अनुपात है, वो बराबर होगा। इसी जैसे मतलब हमने कहा कि ये तो नाइट्रोजन हो गया, इसी प्रकार से ऑक्सीजन अगर है तो ये 21% अगर यहां पर है तो ये ध्रुवों पर भी क्या हो जाएगा? 21% ही होगा, उसमें अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह पर ये 78 ही पाया जाएगा। ओके, साथ ही साथ हमने कहा कि जो ये नियम है, ये नियम कहां तक काम करेगा? तो देखिए, अगर इस नियम की हम बात करें कहां तक काम करेगा, देखिए पृथ्वी यहां पर है, ये अर्थ है और ये वायुमंडल है। तो हमारा वायुमंडल कितना है? 3200 किलोमीटर तक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। इसके बाद फिर ये जो ऊपर होगा, इसके बाद आपको गैसें नहीं मिलेंगी, इसके बाद गैसें नहीं मिलेगी, तो इसको कहते हैं मैग्नेटो स्फीयर, मैग्नेटो स्फीयर। ठीक, तो एटमॉस्फेयर आपका कितना है? यहां पर अगर हम कह दें कि ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, तो 3200 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप चले जाइए तो आपको आपका वायुमंडल मिल जाएगा। 3200 किलोमीटर के बाद आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? वायुमंडल नहीं मिलेगा। इसको जानते रहिएगा। अब इसमें हमने कहा कि जो 88 किलोमीटर है, अभी हम संरचना नहीं बता रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी की सतह से या सी लेवल से आप कितना जाइए? 8800 किलोमीटर, सॉरी 88 किलोमीटर। तो 88 किलोमीटर तक का जो ये वायुमंडल है,
इस वायुमंडल को हम कहते हैं सममंडल। सममंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो गैसेस होती हैं उसमें समांगी मिश्रण पाया जाता है, उसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। चाहे जहां पर चले जाइए, अगर शुष्क वायु है तो सममंडल यानी समानता पाई जाती है, सभी गैसों का अनुपात बराबर देखने को मिलता है। और इसके ऊपर जो ये वायुमंडल है इसको कहा जाता है विषम मंडल। विषम मंडल। अब ये क्यों होता है आगे पढ़िएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने बताया आपको वायुमंडल की क्या परिभाषा। तो वायुमंडल की परिभाषा बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो बता ही सकते हैं कि भैया गैसों का जो समांगी मिश्रण होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी के चारों ओर आबद्ध है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तापमान, वर्षा आदि का संबंध इसी वायुमंडल से होता है। और साथ ही साथ हमने कहा कि इसमें नियत अनुपात नियम के अनुसार सभी गैसों का अनुपात नियत होता है, लेकिन कहां तक? 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक। लेकिन कब होता है? जब वो शुष्क वायु हो, अगर उसमें वाटर वेपर आ जाएगा तब वो नियम लागू नहीं होगा। और 88 किलोमीटर के बाहर आप चले जाइए तो वो विषम मंडल कहलाएगा, क्योंकि वहां समांगी मिश्रण देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? परिभाषा बताओ जल्दी। वायुमंडल की परिभाषा क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, तो फिर हम वायुमंडल की उत्पत्ति पर आगे बढ़ें। ध्यान से चलो। एक बार पढ़ो इसको, जो हमने लिखाया है एक बार उसको रीडिंग करो। एक बार उसको रीडिंग करो, कोई कंफ्यूजन फट से पूछो। एक बार रीडिंग करो फटाक से। एक बार रीड करो जल्दी से। ड्राई एयर, शुष्क वायु, मतलब उसको इंग्लिश में कहेंगे ड्राई एयर। लॉ ऑफ कांस्टेंट क्यों पढ़ेंगे? साइंस का है वो, उसको जाने दीजिए। बस इतना समझो, नियत अनुपात नियम के अनुसार सब नियत रहता है, उसको छोड़ो, जाने दो। साइंस में चले जाओगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, जाने दो उसको। अब यही सब होता है, इसलिए जीएस में हम ये सब शब्द लिखवाते नहीं है, लेकिन कभी कभी लिखवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, जाने छोड़ दो। ठीक है, इंग्लिश टर्म में भी बोलना है। चलो आ जाओ। वायुमंडल की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, इंग्लिश टर्म का मतलब क्या होता है? इंग्लिश टर्म का मतलब होता है, अगर मैं बोल रहा हूं प्लेट टेक्टोनिक थियरी, तो अगर हम उसको हिंदी में बोल रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो इसकी इंग्लिश हम बोलेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी होता है। अब आपसे कहें हम कि सममंडल, विषम मंडल, या जो बोलचाल की आम भाषा है, वो कोई ज्योग्राफिकल टर्म तो है नहीं। सममंडल मतलब एक जैसा, विषम मंडल मतलब एक जैसा नहीं है।
तो उस इतनी इंग्लिश तो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। देखो मुझे बहुत इंग्लिश नहीं आती, हाँ ज्योग्राफी के जो टर्म हैं उन टर्म्स को हम अंग्रेजी में क्लियर करेंगे, लेकिन टोटल आप कहें कि अंग्रेजी तो मुझे नहीं आती है, उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है बताने में। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस बात को समझिएगा। ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसके दो सिद्धांत हैं, इसके दो सिद्धांत हैं वायुमंडल की उत्पत्ति के। एक है गैलेक्टिकल मोशन, गैलेक्टिकल मोशन, गैलेक्टिकल मोशन या रेवोल्यूशन, हिंदी में क्या लिखेंगे? सूर्य का परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण। और दूसरा है वोल्केनिज्म, ज्वालामुखीयता, वोल्केनिज्म। दो सिद्धांत हैं वायुमंडल की उत्पत्ति को। तो जब वायुमंडल की परिभाषा आपने सीख लिया तो आपके मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर इस पृथ्वी पर गैसों की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर यहाँ वायुमंडल ये कैसे बना, ये वायु कहाँ से आ गई। ये प्रश्न होना स्वाभाविक सी बात है और हम लोग इसी की उत्पत्ति को देखेंगे। ठीक है, अब देखो, एक है गैलेक्टिकल मोशन और जो वोल्केनिज्म थ्योरी है ये वास्तव में चेम्बरलिन की है। ये चेम्बरलिन के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। और गैलेक्टिकल मोशन जो है ये पुरातन सिद्धांत है, पहले ये ऐसा माना जाता था, लेकिन बाद में ये थियरी जो आई ये वोल्केनिज्म के द्वारा ही वायुमंडल की उत्पत्ति मानी जाती है। देखो सबसे पहले गैलेक्टिकल मोशन को देखते हैं। गैलेक्टिकल मोशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये हम कहें कि सन है, भाई सन से ही पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई, ये सन है। अब इसके ओर ये डिस्क था, पूरा डिस्क क्या है, सब धूल कण डस्ट पार्टिकल सब सूर्य के चारों तरफ था और उसी से क्या बना, तमाम सारे ग्रहों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। जैसे मान लो हमने कहा एक यहाँ नाभिक बन गया, तो यहाँ से पार्टिकल, यहाँ से पार्टिकल, यहाँ से पार्टिकल, यहाँ से पार्टिकल आकर के एक ग्रह बना दिया, ऐसा माना जाता था। एक इसमें ऐसा भी है कि जैसे कहा गया कि सन है, ये सन है और सन से ही एक फिलामेंट टूट करके ऐसे बाहर निकला, ये फिलामेंट था, एक फिलामेंट टूट करके निकला किससे, सन से। और ये क्या कर रहा है, अब देखो ध्यान से, ये सारे ग्रह इसके चारों ओर घूम रहे हैं और सन किसके चारों ओर घूम रहा है, वो आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। तो कुल मिलाकर के सब गैलेक्टिकल मोशन है ये। तो इस गैलेक्टिकल मोशन से जैसे मान लिया हमने कहा कि सन से टूट करके ये फिलामेंट निकला और इसमें क्या हुआ, सब ये ग्रह बनना शुरू हो गए। इस तरह से सब ग्रह बने, शनि बृहस्पति बहुत बड़ा हो गया, ऐसे ग्रह बनना शुरू हो गए। यानी कि इसको मान लो क्या है, ये प्लेनेट है। अब सन से प्लेनेट का निर्माण हुआ तो जो सन पे जो गैसेस थी वो गैसें कहाँ ट्रांसफर हो गई, इन ग्रहों पर आ गई, इन ग्रहों पर आ गई, इससे वायुमंडल का निर्माण हो गया। लेकिन बाद में इस पर बहुत सारा विश्लेषण हुआ, बहुत सारा अध्ययन हुआ और कहा गया कि नहीं, गैलेक्टिकल मोशन से वायुमंडल में मात्र 1% ही गैस आई, बाकी 99% जो गैस है उसका संबंध गैलेक्टिकल मोशन से बिल्कुल नहीं। बात समझ में आई? यानी कि हम जो गैलेक्टिकल मोशन का मतलब हमने क्या बताया कि जो सन है और सन की पूरी फैमिली, जितने भी ग्रह हैं वो सब परिक्रमा कर रहे हैं। जो उनकी फैमिली है यानी जो प्लेनेट है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सन अपने परिवार के साथ, अपने ग्रहों के साथ आकाशगंगा मिल्की वे का क्या कर रहा है, मिल्की वे का वो मोशन कर रहा है। तो कहा गया कि ये जो गैलेक्टिकल मोशन है जो जिस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ है उसी से बहुत सारी गैसें पृथ्वी पर आ गई और उसके द्वारा वायुमंडल का निर्माण हो गया। लेकिन बाद के अध्ययन में यह कहा गया कि नहीं, केवल 1% गैस ही यहां से मिली, बाकी 99% का संबंध गैलेक्टिकल मोशन से नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ हमें।
जल्दी बताओ। ये बात समझ में आई? होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, ठीक है। लेंस चेक कर लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब इससे बात स्पष्ट नहीं हुई तो दूसरी थ्योरी आई, ज्वालामुखीयता सिद्धांत। ज्वालामुखीयता सिद्धांत, ध्यान से समझिएगा, ज्वालामुखीयता सिद्धांत। वॉल्केनिज्म थ्योरी। हमने कहा इसको देने वाले जो हैं वो चैम्बरलिन हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम कहें कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, जो अर्थ की जो ओरिजिन मानी जाती है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब की मानी जाती है, तो माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति को माना गया। और ये कहा गया उस समय पृथ्वी का जो तापमान था, जो सतह का तापमान था, यानी टेम्परेचर जो था पृथ्वी का, वो था 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सन से ही माना जाता है इसकी उत्पत्ति। तो सन की जो सरफेस है, जो सन का सरफेस है, उसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो जब उसी से टूट करके निकला तो माना गया कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, उस समय पृथ्वी का तापमान कितना था, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस था। अर्थात अगर हम कहें कि पृथ्वी उस समय किस अवस्था में थी, तो वो गैसियस अवस्था में थी। कैसी अवस्था में थी? गैसियस अवस्था में थी, गैसियस स्टेज में थी, यानी गैसियस अवस्था में वो थी। 6000 डिग्री तापमान था तो गैसियस अवस्था में थी। फिर क्या हुआ कि पृथ्वी थोड़ी सी ठंडी हुई, यानी क्या हुआ, कूलिंग हुआ, शीतलन की क्रिया हुई, और शीतलन की क्रिया से क्या हुआ, ये प्लाज्मा में चेंज हो गई, ये प्लाज्मा में आ गई, प्लाज्मा स्टेज में आ गई। और प्लाज्मा स्टेज के बाद क्या हुआ, और ठंडा हुआ। तो ठंडा जब हुआ तो क्या हुआ, ये सॉलिड में आ गया। ये किस में आ गया, सॉलिड में आ गया। ये प्लाज्मा मतलब आप लिक्विड के बाद की अवस्था कह सकते हैं। तो ये सॉलिड हो गया। और जब सॉलिड हुआ तो आप कल्पना करिए कि कोई लिक्विड है, गैसियस अवस्था है, फिर लिक्विड में गया। तो लिक्विड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं से, उसके नाभिक में कहीं ना कहीं से रेडियो एक्टिविज्म हो रहा होगा, चाहे इंटरमॉलिक्यूलर जो एनर्जी निकल रही है उसके कारण। अंदर तो ताप है, अंदर तो ऊर्जा बन रही है। अब अंदर ऊर्जा बन रही है, अंदर धधक रहा है, और ऊपर से क्या हो गया, एक पपड़ी बन गई। यानी पृथ्वी की क्या बन गई, पपड़ी। यानी ऊपर से किसका निर्माण हो गया, क्रस्ट का निर्माण हो गया, भू प्रॉपर्टी का निर्माण हो गया, भू प्रॉपर्टी का निर्माण हो गया। अब कल्पना कीजिए कि अंदर ऊर्जा निकल रही है और बाहर से आपने कैप से उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया, ढक्कन बंद कर दिया। जैसे कुकर है, कुकर के अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है, ऊर्जा बन रही है, और कुकर को आपने ढक्कन लगा के बंद कर दिया, सीटी से ढक दिया। कुछ देर के बाद क्या होता है, सीटी निकलती है तो उसमें से एनर्जी, भाप उसमें से वाष्प निकलती रहती है। अगर ना निकले तो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो अंदर पृथ्वी की ऊर्जा तो निष्कासित हो ही रही थी, और ऊपर से क्या हो गया, कैप बन गया। जैसे अगर हम इस पृथ्वी को देखें ध्यान से, पृथ्वी को ध्यान से देखें, अगर देखो, अब कल्पना करो कि ये गैसियस अवस्था में रही होगी। गैसियस अवस्था के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी प्लाज्मा बना, और उसके बाद ऊपर की ये पपड़ी जम गई, ऊपर की पपड़ी जम गई, ये ठोस हो गई क्रस्ट। लेकिन अंदर इसके क्या था, अंदर तो एनर्जी का निष्कासन हो ही रहा था। क्यों हो रहा था, पृथ्वी के अंदर एनर्जी निष्कासन क्यों होता है, उसके पीछे कारण है। तो दो चीजें हैं, एक तो पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिविज्म होता है, रेडियो एक्टिविज्म, और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, अंतर आणविक ऊर्जा। अब ध्यान समझो इसको, अंतर आणविक ऊर्जा क्या होती है,
तो देखो पहले आप कहानी पे आते हैं। अब एक भू प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ, जो आंतरिक भाग में जो एनर्जी था, एनर्जी का निष्कासन तो हो ही रहा था, एनर्जी का निष्कासन हो ही रहा था। अब उसके कारण क्या हुआ कि इस पृथ्वी के बारे में ये कहा गया कि बैलूनी इफेक्ट होना शुरू हुआ। क्या हुआ? बैलूनी इफेक्ट हुआ, गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हुई। और फूला केवल गुब्बारे की तरह फूला ही नहीं, इसमें जगह जगह पर बहुत सारे दरार बन गए, भ्रंश बन गए, मतलब इसमें फट गई धरती, बहुत सारे जगहों से क्रेटर बन गए। यहाँ से जब ज्वालामुखी की क्रिया होने लगी, अंदर से लावा बाहर फेंकना शुरू कर दिया और पूरा ज्वालामुखी, लाखों करोड़ों ज्वालामुखी जो थे वो पृथ्वी पर दिखाई देने लगे। बहुत जगह पर फाल्ट हो गया, उसमें से लावा आकर के बाहर झरने लगा। ये सब घटनाएं हुई, ठीक है, ये सब घटनाएं होना शुरू हो गई। तो जब ये सब घटनाएं हो रही थी तो उसी ज्वालामुखी क्रिया के साथ साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसें निकलना शुरू हुई और उन्हीं गैसों से वायुमंडल का निर्माण होना शुरू। उन्हीं से क्या हुआ? वायुमंडल का निर्माण शुरू हुआ, जिसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। अब ध्यान समझो, चलो इसको समझाते हैं। जैसे मान लो हम आपसे कहें कि भैया ये पृथ्वी है और ये आपका कोर है और ये मान लो आपका यहां से हमने बना दिया ये क्रस्ट। ये क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और एक कोर है। तो यहां पर जो मेंटल वाले पार्ट में क्या हो रहा था? रेडियो एक्टिविज्म। और जो कोर वाला हिस्सा है यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी। अब इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी का मतलब क्या है कि जो कोर वाला पार्ट है इसमें हल्के तत्व हैं, भारी तत्व हैं, वो सब आपस में जुड़ते हैं, फिर वो भारी तत्वों का विखंडन होता है, संलयन होता है। ये जो क्रियाएं होती हैं जिसके कारण इसमें से ऊर्जा निकलती है। और यहां पर क्या बन गया था? ये जो क्रस्ट है ये पूरी पपड़ी बन गई है। अब ये ठोस पपड़ी बनी हुई है और अंदर ऊर्जा निष्कासित हो रही है। रेडियो एक्टिविज्म मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जिनका क्या होता है? विखंडन होता है। और विखंडन होने से एनर्जी निकलती है। एनर्जी क्या होती है? हीट में चेंज होती है। हीट में चेंज होने के कारण तापमान बढ़ जाता है। इसी प्रकार से इंटरमॉलिक्यूलर जो एनर्जी है, अंतर आणविक ऊर्जा है, इन दोनों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा निकल रही थी। मेंटल से रेडियो एक्टिविज्म और कोर से इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। जब एनर्जी यहां से निकल रही थी और ऊपर तो ये कैप लग गया, क्रस्ट बन गई, पपड़ी बन गई, तब ऐसे में क्या होगा? एनर्जी तो बाहर निकलना चाहेगी। और पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? 4.5 बिलियन। और हमने क्या कहा कि जो भूप्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है ये आकर के 3.5 बिलियन जो वर्ष है उसी समय ये घटना हुई, पपड़ी बन गई। अब जब एनर्जी बाहर की ओर निकलना चाहेगी, ऐसे ये एनर्जी का फ्लो होगा। क्यों होगा? अधिक हीट इधर है, कम हीट इधर है, तो अधिक हीट से कम हीट की ओर एनर्जी का फ्लो होता है। और जब फ्लो होगा, ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ये कैप है, तो अब क्या होगा? जब एनर्जी बाहर की ओर निकलने इस पे धक्का मारेगी। जब धक्का मारेगी तो इसमें गुब्बारे की तरह ये फूलेगा, यानी इस पे क्या होगा? इस पे होगा बैलूनी इफेक्ट। बैलूनी इफेक्ट होगा, ये गुब्बारे की तरह फूलेगी और फूलने के साथ साथ इसमें बहुत सारे क्रैक डेवलप हो जाएंगे और साथ ही साथ क्या होगा? बहुत सारे इस पर ज्वालामुखी क्रिया हो जाएगी। साथ ही साथ कहीं पर ये दरार फट जाएगा, ऐसे ये फट जाएगा, यहाँ से भी लावा आकर के सब यहाँ पर ये ऐसे ऐसे जमा हो जाएगा, है ना। इस तरह से लावा ये आकर के सब जमा हो जाएगा, धरती फट जाएगी और इसमें से ये सब ज्वालामुखी क्रिया हो जाएगी। ठीक है,
तो ये जो एक क्रेटर बने, इन्हीं क्रेटरों में इनका जो मुंह होता है इसी को कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसी को कहते हैं क्रेटर। और इन क्रेटर्स में जब जल जमा हुआ तो उन्हीं से सागरों महासागरों का निर्माण होना शुरू हो गया। जब इन क्रेटर्स में जल जमा तो उन्हीं से सागर महासागरों की उत्पत्ति हुई। जो ये लावा आकर के दरारों से जमा हुआ, इससे क्या निर्माण हुआ इसका, तो आप कहेंगे सील्ड का निर्माण हुआ। सील्ड बना, कनाडियन सील्ड, अफ्रीकन सील्ड, स्कैंडिनेवियन सील्ड, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, ये सब क्या हुआ, ये सब इनका निर्माण होना शुरू हो गया। ये सील्ड बन गया और जो क्रेटर थे इनमें जल जम गया। तो ये जो ज्वालामुखी की क्रिया हुई, जो ये एज चल रहा था, इस एज को चैम्बरलिन ने कहा है द ग्रेट टेक्टो वॉल्केनिक एज। द ग्रेट टेक्टो वॉल्केनिक एज कहा गया इसको, इसके द्वारा चैम्बरलिन के द्वारा कहा गया, द ग्रेट टेक्टो वॉल्केनो एज कहा गया। और इसी समय जब ये ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहुत सारी गैसों का निष्कासन हुआ। और जब गैसों का निष्कासन हुआ तो उसी को कहा गया प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। और इनमें से गैसों का निष्कासन हुआ। अब कौन सी गैस आएगी, तो सबसे पहले आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, है ना। हाइड्रोजन सबसे हल्का था, सबसे पहले हाइड्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, है ना, कार्बन आ गया, हीलियम आ गया। तो जो पहला वायुमंडल पृथ्वी पर बना, जो पहला वायुमंडल बना, यानी कि हम कहेंगे फर्स्ट एटमॉस्फेयर, जो प्रथम वायुमंडल बना वो किसका है, हाइड्रोजन का है, कार्बन है प्लस हीलियम, इसका बना वायुमंडल। अब क्या हुआ, अब इसमें से आप जानते हैं ज्वालामुखी की क्रिया जब हुई तो इसमें से जलवाष्प भी निकली। क्या निकली इसमें से, वाटर वेपर भी निकला। और जब वाटर वेपर निकला, करीब 60% इसमें क्या होता है, जल ही तो होता है ज्वालामुखी क्रिया के समय। तो वाटर वेपर जब वायुमंडल में पहुंचा तो वो कंडेंसेशन होना शुरू हो गया, संघनन होना शुरू हो गया। और जब संघनन होना शुरू हुआ तो लाखों करोड़ों साल पृथ्वी पर लगातार क्या होती रही, बारिश होती रही, वर्षा होती रही, लाखों करोड़ों साल वर्षा होती रही पृथ्वी पर। और जब वर्षा होती रही तो वही जो क्रेटर, इनके जो गैप थे, गर्त थे, उन्हीं सब में जल भरना शुरू हुआ और पृथ्वी पर महासागर का निर्माण होना शुरू हो गया। सब जलमग्न हो गया पृथ्वी पर। और जब जलमग्न हो गया तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वनस्पतियों का विकास शुरू हो जाएगा। और वनस्पतियों का विकास जब होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हुई तो ऑक्सीजन आना शुरू हो गया। यानी ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकाश संश्लेषण से हुई। और लगातार आज तक ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं का, वनस्पति का निरंतर विकास हो रहा है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे आप देखेंगे इफेक्ट पड़ रहा है और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण हो रहा है। तो ये सारी चीजें हुई, यानी कार्बन भी बढ़ रहा है और ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है, हाँ पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन घटेगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से वायुमंडल का निर्माण हुआ। कैसे कैसे गैसें आई हैं, तो जो सेकंड बनेगा, जो सेकंड वायुमंडल आएगा, यानी द्वितीय वायुमंडल जो आएगा वो किसका हो जाएगा, वो ऑक्सीजन का हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कालक्रम में लगातार ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई और इस तरह से वायुमंडल का हमारा जो निर्माण हुआ वो इस तरह से हुआ। तो ये दो थियरी हमने बताई, एक गैलेक्टिकल मोशन
तो गैलेक्टिकल मोशन से कितना 1% पृथ्वी गति कर रही है, किसके साथ, सूर्य के सापेक्ष, और सूर्य मिल्की वे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है पूरे परिवार के साथ। ये सब गैलेक्टिकल मोशन है। और कहा गया कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ तो एक फिलामेंट से हुआ जो सूर्य से टूट करके निकला और उससे कुछ गैस पृथ्वी पर आ गई, लेकिन 1% केवल। दूसरा थ्योरी क्या है, जो ये वल्केनिज्म है। और वल्केनिज्म में हमने क्या कहा कि 4.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे हमने कहा कि जो ये गैसियस अवस्था में थी, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान था, वो कम होना शुरू हुआ, प्लाज्मा अवस्था में आई और फिर ऊपर की पपड़ी का निर्माण हो गया, क्रस्ट का निर्माण हो गया। और क्रस्ट जब बना तो अंदर की जो ऊर्जा थी वो बंध गई, अंदर पैक हो गई। और अंदर हमने कहा कि कोर से इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी और मेंटल से रेडियो एक्टिविज्म के कारण ऊर्जा का निष्कासन हो रहा था। निष्कासन होने के कारण ऊर्जा बाहर निकलना चाहिए तो पृथ्वी में बैलूनी इफेक्ट हुआ। बैलूनी इफेक्ट के कारण पृथ्वी फूली और जगह जगह से इसमें क्रैक्स पड़ गए, दरार पड़ गए, लावा आकर के जमने लगा, बहुत सारे क्रेटर का निर्माण हो गया, ज्वालामुखी क्रिया होने लगी। और हमने फिर कहा कि अंदर से क्या निकला, जलवाष्प निकला। जलवाष्प निकल करके भारी वर्षा किया, यानी कि उस समय क्या बना था, हीलियम, कार्बन और ये हाइड्रोजन का वायुमंडल बना था। फिर वर्षा खूब हुई लाखों साल, इसको कहते हैं जो वर्षा जो करोड़ों साल होती रही, इसको कहते हैं द ग्रेट डेल्यूज। द ग्रेट डेल्यूज, करोड़ों साल जो वर्षा होती रही, उस एज को चैम्बरलिन ने द ग्रेट डेल्यूज कहा है। और वर्षा होने के बाद इन सब क्रेटर में आदि में जल जमा शुरू हुआ और सागर महासागरों का निर्माण हुआ, वनस्पति आई, प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हुई। तो वायुमंडल की उत्पत्ति का जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आया या नहीं आया, लिख करके बताओ। बिल्कुल ब्रजेश, बिल्कुल सब लोग सही। सच्चाई बताओ, आप लोग कुछ पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? लेवल को कम करें, आप कहोगे तो लेवल हम डाउन कर देंगे, आपको समझ में बहुत आएगा लेकिन यूपीएससी के प्रश्न में फंस जाओगे। तो अगर आप कहोगे तो हम लेवल कम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें हर तरीके से पढ़ाने की विधा पता है। अगर आप साथ दोगे तो हम अपना लेवल हाई रखेंगे, ठीक है? तो इसको आप इसको समझना था, इसको लिखना नहीं था, जो लिखना है वो हम लिखवाएंगे। जैसे वायुमंडल की जो संगठन होगा, जो संरचना होगी, उसको हम लिखाएंगे। इसको तो केवल उत्पत्ति समझा रहे थे मोटे तौर पर, आप चाहोगे तो अपने मन से भी इसको आप लिख सकते हो, मेरे लेक्चर के साथ भी आप पॉइंट आउट कर लिया करो। जो लिखना है वो लिखवाना है। पकड़ पा रहे हो आप लोग? चलो बहुत अच्छा। और बहुत सर फट रहा है, तबीयत मेरी सही भी नहीं है, हो सकता है कि एक्सप्लेन करने में भी वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है मेरा, सारा दिमाग है कि कैसे यहाँ से जाना है, क्योंकि 17 साल का समय बिताया इलाहाबाद में, तो ये कम समय नहीं होता है। बहुत सारे संबंध बिल्कुल घरेलू बन गए थे। काफ़ी लोग विश्वविद्यालय परिवार के आज सुबह मिलने भी हमसे आए थे। और हम 2 दिन आते रहेंगे इलाहाबाद, शनिवार रविवार, और आपसे रूबरू होते रहेंगे। लेकिन जाना है तो हमारा दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। मैं जा रहा हूँ संगम घूमने, आज संगम पर जाऊँगा, शांति से वहाँ बैठूँगा, फिर कल अपना यहाँ से हम निकलने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग आज इसी पे रोकेंगे और नेक्स्ट वीक से हम लोग प्रॉपर वे में एक बार पुनः रिवाइज कर देंगे। हम नेक्स्ट वीक में पुनः इसको रिवाइज कर देंगे, आप परेशान मत होइए, क्योंकि हमने कमिटमेंट कर दिया था तो हमको आना पड़ा। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीक से जब बृहस्पतिवार को आएंगे तो धुआंधार तरीके से क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज थोड़ा बहुत आपको समझ में आया तो अभिनव कुमार जी, आप फ़ोन करिएगा, हमें बताएंगे, फ़ोन करिएगा, हमारा नंबर आप देखिए पिछले क्लास में हमने दिया भी है। चलो ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले हफ्ते। मन लगा कर पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।